हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। और ये रियल नंबर्स क्लास 10th से रिलेटेड है। क्लास 9th में भी आप लोग रियल नंबर्स को नंबर सिस्टम के नाम से पढ़ा था। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़े थे, केवल हम ये जाने थे कि नंबर सिस्टम होता क्या है और उसके बारे में केवल इंट्रोडक्शन पढ़े थे हम। और अब उसी के आगे, उसी क्रम में हम आगे का पढ़ेंगे। ये चैप्टर 9th में भी था और 10th में भी है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं रियल नंबर्स होता क्या है। रियल नंबर्स आप लोग पहले से परिचित हैं कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ही हम रियल नंबर बोलते हैं। आज तक हम लोगों ने जितने भी नंबर्स पढ़ा है वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स ही होते हैं। जो रियल नंबर्स नहीं होते हैं उनके बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, उसको हम सीनियर क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे से जुड़ जाइए। और एकदम सीरियल वाइज में सारे चैप्टर्स को लेकर आऊंगा जो बहुत ही सरल भाषा में होगा। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो ये जरूर आपकी मैथ्स हमारी क्लास को देखने के बाद जरूर इम्प्रूव होगा। आप अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे से जुड़ जाइए। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हम लोग करेंगे कि रेशनल इरेशनल होता क्या है। रेशनल आप लोग पहले से जानते हैं और लगभग सब बच्चों को रटा हुआ रहता है कि अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द p by q फॉर्म इज कॉल्ड रेशनल नंबर। एक नंबर जो p by q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, जहां p और q क्या है, इंटीजर्स है। अब उन सब चीजों के बारे में नहीं बताएंगे कि इंटीजर्स क्या होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। जो इस चैप्टर में जो हमारे से रिलेटेड है, जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, उस चीज पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। और थोड़ा सा हम रिवीजन भी करा देंगे कि जैसे आप लोग 9th में क्या क्या पढ़े थे। देखिए, मेनली इस चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर में एग्जाम के अकॉर्डिंग कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक जो होता है, ये एक ऐसा थ्योरम है जो इस चैप्टर में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के अकॉर्डिंग, लेकिन ये भी जानना जरूरी है। अगर चाहते हैं कि आप खूब अच्छे नंबर आ जाएं तो ये भी हम प्रिपेयर रखेंगे। अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है। इसके बाद है एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ेंगे हम। एचसीएफ एंड एलसीएम ये हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और इस पहले से भी आप लोग को सॉल्व करना आता होगा, लेकिन हम यहाँ बताएंगे किस तरह से सॉल्व करना है। और मेनली हम रिलेशन बिटवीन द टू नंबर्स, अगर दो नंबर्स है उनका अगर एचसीएफ एलसीएम निकाला जाए तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। और फिर पढ़ा जाएगा कि इरेशनल नंबर अगर कोई है तो उसको हम प्रूव करेंगे कि कैसे इरेशनल नंबर है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लास 9 में जब हम लोग पढ़े थे तो केवल वहां पे इंट्रोडक्शन था कि हम केवल पहचानना सीखे थे कि रेशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है। तो भी भूलना नहीं है, रेशनल इरेशनल पहचानने के लिए भी आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। इरेशनल को बहुत अच्छे से पहचानना आना चाहिए। जैसे कोई नंबर जो p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। आखिर ऐसा कौन सा नंबर है जिनको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के जैसे आता है इरेशनल नंबर में √2 आ जाता है, √3 आ जाता है, √5 आ जाता है। 4 नहीं लेते क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाता है, तो 2 क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा कि 2/1 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, √6 लिख सकते हैं, √7 लिख सकते हैं, √8 लिख सकते हैं, √9 नहीं लिखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका भी स्क्वायर रूट +-3 आ जाएगा। और वो +-3 क्या इंटीजर्स है, तो सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि बाई में 1 ला सकते हैं तो p by q के फॉर्म में हो जाएगा। तो इस तरह इरेशनल नंबर होते हैं, तो ये दिमाग में बैठा लेंगे। कोई नंबर अगर इस तरह रूट के अंदर आता है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्योंकि आज के डेट में भी ये क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव टाइप में पहचानने के लिए पूछ देता है। या इस तरह से आ जाए किसी रेशनल में इरेशनल प्लस में रहे, जैसे 2 + √3 या 3 - 2 √7 आ जाए, या 2 + √2/5 आ जाए। इस तरह से अगर कोई नंबर आ जाता है, जैसे रेशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन हो प्लस माइनस में, और उसमें कोई अब कैंसिल होने वाला ना हो, मतलब कैंसिल होके इंटीजर्स ना आए, तो ऐसे नंबर को भी हम इरेशनल नंबर कहते हैं।
या दूसरा आता है डेसिमल के फॉर्म में आ जाता है, जैसे आ जाएगा 0.01 001 0001 डॉट डॉट आ जाएगा। ऐसे डेसिमल को हम बोलते हैं नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अशांत अनावर्ती। हिंदी में बोलते हैं अशांत अनावर्ती, मतलब ये आता भी रहेगा और रेकरिंग भी नहीं है कि क्योंकि 01 आया फिर 001 आया फिर 0001 आया, इस पर हम रेकर भी नहीं लगा सकते हैं। मतलब ये जो रिपीट होने का पैटर्न है इस पे रेकर नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा रहता 0.01 01 01 इस 01 डॉट डॉट, ये रेकरिंग डेसिमल है, ये है अशांत आवर्ती दशमलव, इसमें रेकरिंग लगा सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.01, मतलब 01 01 01 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे वाले तो रेशनल होते हैं। इस तरह वाला इरेशनल होता है, इस तरह वाला इरेशनल होता है। और ये भी जानेंगे जैसे पाई आता है, पाई को भी इरेशनल नंबर में रखा जाता है। ये पहले से हम लोग परिचित हैं इन सब चीजों से, तो इनको पहचानना हमें आना चाहिए, क्योंकि क्लास 10th में भी फिर से क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? इसको बोलते हैं अंक गणित का मूल सिद्धांत, मूल थ्योरम। ये इसको बोलते हैं जैसे एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज इट प्राइम फैक्टर्स। इसका मतलब जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर हो, तो कंपोजिट नंबर की बात आए तो हमें कंपोजिट नंबर भी आना चाहिए। ये भी हम लोग पहले से परिचित हैं, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स 9th में और जूनियर क्लास में पढ़े हैं, फिर भी एक बार हम रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि कंपोजिट नंबर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो कंपोजिट नंबर भी आना चाहिए, प्राइम नंबर्स भी आना चाहिए। प्राइम नंबर्स होता है नंबर विच है ओनली 2 फैक्टर्स, जैसे 2 है, 2 के ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, 1 एंड 2। 3 है, 3 के ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, 1 एंड 3। मतलब किसी भी नंबर्स का अगर केवल 2 फैक्टर्स हो, एक तो 1 तो सबका फैक्टर होता है और इटसेल्फ वो नंबर अगर फैक्टर में आता है, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 5 है, 5 क्या है, 5 के 2 ही फैक्टर्स होंगे, 1 होंगे एंड 5 होंगे। इसी तरह अगर 17 ले लिया जाए और भी बीच में आएगा, जैसे 7 है, 11 है, 13 है, 17 के भी 2 ही फैक्टर्स होंगे, 1 एंड 17। इस तरह से और भी ढेर सारे एग्जांपल दे सकते हैं। तो जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हो उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं, और जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स यानी 2 से ज्यादा उसका अगर गुणनखंड आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे फर्स्ट कंपोजिट में 4 आता है, जैसे 2 3 5 7 11 ये सब प्राइम नंबर्स आ जाता है। तो कंपोजिट में बहुत से बच्चे 1 को ले लेते हैं, 1 के केवल एक ही फैक्टर होते हैं, 1 का केवल एक ही फैक्टर 1 होता है। तो ना तो ये प्राइम में आता है और ना ही कंपोजिट में आता है, क्योंकि प्राइम का जो डेफिनेशन होता है अ नंबर विच है ओनली 2 फैक्टर्स। आइए इसके 2 फैक्टर्स नहीं है और 2 से ज्यादा भी नहीं है, केवल 1 के 1 फैक्टर है, तो ये तो ना तो प्राइम में आएगा ना ही कंपोजिट में आएगा। तो 1 को नहीं लेना। फर्स्ट कंपोजिट 4 आता है, 4 के देखिए कितने फैक्टर्स होते हैं, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड कंपोजिट नंबर 6 होता है, 6 के 1 फैक्टर्स हैं, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। इसी तरह से 6 के बाद 8 आता है, 8 के कौन कौन से फैक्टर है, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, फिर 8 से भी हो जाएगा। ऐसे ढेर सारे और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर में आप देखेंगे हमेशा मोर देन 2 फैक्टर्स रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 3 फैक्टर्स है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ये मत सोचिए केवल जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया वही बोर्ड में पूछा जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 4। तो अब 4 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो 3 फैक्टर्स होंगे, 1 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जिस जिस नंबर से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है उन्हीं को हम फैक्टर्स बोलते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि 4 का हम फैक्टर कर लें ऐसे 2 इंटू 2 और कहने कि इसके 2 फैक्टर होंगे, गलत हो जाएगा। फिर इसके टोटल फैक्टर जिस जिस नंबर से डिवाइड हो जाए उसको हम फैक्टर्स बोलते हैं। 6 के फैक्टर्स ऐसा नहीं है कि 2 इंटू 3 कर दें और कह दें कि 6 के केवल 2 फैक्टर्स होंगे, वो भी गलत हो जाएगा। 6 के कितने फैक्टर्स होंगे, 4 फैक्टर होंगे। 8 के कितने फैक्टर होंगे, 4 फैक्टर होंगे। इसलिए फैक्टर से रिलेटेड भी हमें अच्छे से क्वेश्चन आना चाहिए। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है अ कंपोजिट नंबर, यानी कोई भी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड दिस प्राइम फैक्टर्स इज यूनिक। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। इसका मतलब जैसे उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं
और वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होता है, यूनिक होता है, उसके अलावा दूसरा नहीं आएगा। जैसे 4 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं, ब्रेक करेंगे तो 2 into 2 आएगा। अब ऐसा नहीं कि इसके फैक्टर्स कोई और करेगा तो 2 into 2 के अलावा कुछ और आ जाए, एकदम ये यूनिक है, हमेशा 2 into 2 ही रहेगा। 6 का जो फैक्टर्स होता है 2 into 3, इसके अलावा ऐसा नहीं कि 2 into कोई करे तो 5 आ जाए या 2 into 7 आ जाए। 2 into 3 कोई भी करेगा तो 6 का फैक्टर 2 into 3 आएगा। इसका मतलब जो फैक्टर्स होता है यूनिक होता है और उसको सीरियल नंबर ऑर्डर पे केयर नहीं किया जाता। उसमें लिखा होगा, देखेंगे, अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर, यानी ऑर्डर को केयर नहीं करना है, ऑर्डर से अलग करके बात किया जा रहा है। जैसे 6 है तो ऐसा नहीं कि इसको 3 into 2 करके कहते हैं कि इसके 2 तरह के फैक्टर आ जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ऑर्डर पे हमें ध्यान नहीं देना है। तो फंडामेंटल, आई होप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसके बाद हम आते हैं फैक्टराइज करते कैसे हैं, क्योंकि हर साल ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपको सबको पता होगा 20 क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन से ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है, तो उसमें फैक्टराइजेशन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इसी साल भी आया था, तो वो फैक्टराइज 150 या द फैक्टर ऑफ 156 इज इक्वल टू। अब 156 का फैक्टर्स करना है तो उसको डिवाइड करके देखिए, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जब 14, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करिए 39 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा 13 आ जाएगा, अब 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो 156 का जो फैक्टर्स आएगा 2 into 2 into 3 into 13, आप चाहे तो पावर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर डॉट लगाइए चाहे इंटू लगाइए, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, चाहे तो क्रॉस लगा दीजिए या डॉट लगा दीजिए, तो ये 156 का फैक्टर्स हुआ। तो फैक्टर्स भी करना हमें आना चाहिए और ये बहुत इजी है, पहले से सबको पता रहता है, तो ये फैक्टर्स करना हमें आना चाहिए। ऐसे और भी कोई नंबर्स आता है तो उसका फैक्टर करना आना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर, हम लोग किसी भी नंबर का फैक्टर करना आ जाए तो फैक्टर करना आना चाहिए। तो ये हम एक क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में। इसके बाद बनता है एचसीएफ एंड एलसीएम। अब चलिए एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल के दिखाते हैं। किसी भी 2 नंबर्स के एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, इसके बाद हम लोग देखिए, समझने के बाद हम लोग फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो जरूर हम कराएंगे, और कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेगा वो आप खुद से करेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर उसको हम दोबारा करेंगे। और पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम 1 शॉट में पूरे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराएंगे हम, जो बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका ध्यान रखेंगे। जो बच्चे हमसे जुड़ जाएंगे बराबर उनके लिए क्लास डालते रहेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, बस लिख दे रहे हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 15 and 25। 15 and 25 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए एचसीएफ आप लोग पहले से जानते हैं, डिवीजन मेथड से किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे मेथड का नाम नहीं दिया है, फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे, क्योंकि फैक्टर ही इंपॉर्टेंट है, फैक्टराइजेशन करना आ भी जाता है। तो सबसे पहले हम 15 का फैक्टर लिखेंगे। छोटा नंबर है, सीधे 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, और 25 का फैक्टर करेंगे तो आएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 15 का फैक्टर आ जाएगा 3 into 5, और 25 का फैक्टर आ जाएगा 5 into 5। एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो फैक्टर्स कॉमन होगा उसको एचसीएफ लिखेंगे। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड एचसीएफ इज इक्वल टू, क्या है, दोनों में 5 है तो हम 5 लिख देंगे, और कोई नंबर जैसे एक बार 5 दोनों में है तो एचसीएफ 5 हो जाएगा। इस तरह के कोई भी नंबर्स आ जाए, अगर एचसीएफ फाइंड करना हो तो हम जो कॉमन फैक्टर्स होगा उनको लिख करके कर लेंगे। एक एग्जांपल और देख लीजिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, कोई चलिए बड़ा नंबर्स ले लेते हैं, एचसीएफ ऑफ 180 एंड 450, इसका कर लेते हैं 180 एंड 450। तो सबसे पहले 180 का फैक्टर करिए, फैक्टराइजेशन हम लोग समझ चुके हैं। 180 का क्या करेंगे, हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, उसी को फैक्टर्स बोला जाता है। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18 0, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 45 आएगा, 45 3 से डिवाइड होगा
15 आ जाएगा, फिर 15 3 से डिवाइड होगा 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा। 450 का भी फैक्टर कर लिया जाए, 450 का जो फैक्टर आएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा 225 आएगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 7 जा 21, फिर 3 5 जा 15 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 25 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 आ जाएगा, और फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो 180 का हम एचसीएफ लिखेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। हम चाहें तो फैक्टर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह भी हम समझ लेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। 450 का जो फैक्टर्स आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इसको भी चाहे तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब देखिए हमें एचसीएफ और एलसीएम, चलिए दोनों लिखकर दिखाएंगे कि इसका एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। एचसीएफ में होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ पे लिख देते हैं एचसीएफ इक्वल टू रिक्वायर्ड एचसीएफ जो आएगा, तो देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, 2 इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम है, तो एचसीएफ में 2 कॉमन है, दोनों में 2 एक बार है, तो एक बार 2 कॉमन हो गया तो 2 लिख देंगे। 3 स्क्वायर, यहाँ भी 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर कॉमन है, तो 3 स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि दोनों में 2 3 टाइम्स है, तो 3 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स इसमें कॉमन है, और 5 और 5 स्क्वायर में 5 कॉमन है, इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम है, तो 5 कॉमन है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 स्क्वायर 9 5 जा 45 2 जा 90 आ जाएगा, एचसीएफ जो आएगा 90 आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि एचसीएफ सब लोग समझ चुके होंगे और पहले से बहुत से बच्चों को आता भी होगा। एचसीएफ जरूर तैयार रखेंगे, क्योंकि एचसीएफ पे क्वेश्चन जरूर आता है। अब चलिए इसी से हम एलसीएम लिखना भी सिखा देते हैं, क्योंकि हमें एचसीएफ अगर करना आ गया तो एलसीएम भी कर लेंगे, क्योंकि फैक्टर दोनों में करना आएगा, फैक्टर्स पे ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हैं। अगर एलसीएम लिखें इसी का, तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू जो कॉमन है उसको भी लिखना होता है, जो बच जाता है उसको भी लिखना होता है। तो ये समझिए कि जिसमें अधिक बार जो नंबर्स आया रहेगा उनको लिखेंगे। जैसे इसमें 2 2 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम है, तो हम 2 टाइम 2 लिख लेंगे, 2 स्क्वायर। इसका मतलब जो कॉमन था वो भी लिखा, जो बच गया वो भी लिखा। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे क्या करिएगा कि जो भी इसमें मैक्सिमम पावर वाला नंबर रहेगा वही लिखेंगे। तो 2 और 2 स्क्वायर में 2 स्क्वायर मैक्सिमम पावर है, उसको लिख लिया। एचसीएफ में हम हमेशा ध्यान रखेंगे मिनिमम पावर लिखना है, और एलसीएम में मैक्सिमम पावर लिखना है। तो एचसीएफ में क्या करेंगे, अगर मिनिमम पावर लिख रहे हैं तो ऐसा भी है कि कोई नंबर ऐसा आ जाए, जैसे मान ली इसमें 7 आ गया होता, इसमें एक बार इसमें एक भी बार नहीं है, तो 7 को लिखना ही नहीं है एचसीएफ के लिए, लेकिन एलसीएम में कुछ छोड़ना नहीं है, सब लिखना होता है। तो 2 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर दोनों ये सेम है, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, और 5 स्क्वायर 1 टाइम इज 2, तो 5 मैक्सिमम पावर 2 है, तो 5 स्क्वायर लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये 4 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा, और ये 25 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 9 जा हो जाएगा 225, और 225 का 4 में मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 900 आएगा, 900। ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ हो जाएगा, दिस इज एलसीएम हो जाएगा, दिस इज आंसर। तो मुझे लग रहा है कोई फंडामेंटल थ्योरम आप समझ चुके हैं, अपने बुक से डेफिनेशन इसको याद रखेंगे। अगर अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को जरूर याद रखेंगे। हो सकता है कि आ जाए कि व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, या स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक विद एग्जाम्पल। तो कोई भी एग्जाम्पल दे लेंगे, उसको लिखने के बाद हम जैसे 6 = 2 × 3 या 15 = 3 × 5 एंड दिस फैक्टर्स इज यूनिक भी लिख देंगे हम। और एचसीएफ एलसीएम आ जाए तो आप कर ही सकते हैं। फैक्टराइजेशन किसी नंबर का आ जाए, एचसीएफ एलसीएम में ऑलरेडी आप फैक्टर्स बार बार कर रहे हैं, तो एचसीएफ एलसीएम में भी फैक्टर्स कर रहे हैं, तो फैक्टर की प्रैक्टिस हो ही चुकी है, तो फैक्टर्स भी करना आ जाए तो आराम से कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। इसमें होता है रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ into LCM is equal to product
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ दो नंबर्स की बात कर रहे हैं। कभी भी अगर टू नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम के बारे में बात किया जाए तो टू नंबर्स में अगर दो नंबर का हम एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं तो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए एक सामने हमने निकाला है 180 और 450 का एचसीएफ निकाला है 90 आया है और एलसीएम निकाला है 900 आया है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसी को रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एलसीएम एंड नंबर्स कहा जाता है, रिलेशन बिटवीन। तो एचसीएफ क्या आया है 90, एलसीएम क्या आया है 900, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 180 इंटू 450। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 0 0 9 9 जा 81, और इधर मल्टीप्लाई कर लिया जाए 0 0 18 5 जा 90, 18 4 जा 72 और 9 81। देखिए दोनों सेम आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, पहले से भी आप पढ़ते आ चुके रहेंगे, किसी भी दो नंबर का अगर एचसीएफ एलसीएम निकालना हो तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स या टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसको याद रखेंगे। देखिए ये वेरीफाई करने के लिए आ जाता है या ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ऐसा होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। तो इनमें से जैसे मान लीजिए एचसीएफ है, एलसीएम है और दो नंबर्स यहाँ पे 4 टर्म्स हो जा रहे हैं, उन 4 में से कोई 3 टर्म्स दे करके एक पूछ देता है। जैसे तो मान लीजिए अगर एचसीएफ दे दिया जाए, एचसीएफ इक्वल टू मान ले दे 6 दे दें और एलसीएम इक्वल टू 36 दे दें और एक नंबर दे दें, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर इक्वल टू दे दिया जाए कोई भी एग्जांपल जैसे 12 मान लीजिए, और सेकेंड पूछ दे, फाइंड द सेकेंड नंबर या अदर नंबर, तब क्या करेंगे? तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, लिखेंगे we know that HCF into LCM is equal to product of the numbers है, पूरा वर्ड्स में लिखेंगे या A into B, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर क्या दिया, HCF 6 दिया है, LCM 36 दिया है और फर्स्ट नंबर 12 है, सेकेंड नंबर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर को हम B ले लिए हैं, जैसे फर्स्ट नंबर A और सेकेंड नंबर B, या ऐसे आप फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो B इक्वल टू आएगा 12 डिवाइड में आ जाएगा, तो 6 इंटू 36 अपॉन 12, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 6 जा 18, तो सेकेंड नंबर आ जाएगा 18। तो ऐसे कभी भी ऐसे एचसीएफ एलसीएम और दोनों नंबर्स में कोई 3 दे करके एक पूछ देता है, तो इसमें वैल्यू रख के हम उसको सॉल्व कर लेंगे। हो सकता था कि जैसे दोनों नंबर 12 और 18 दे करके एचसीएफ दे देता है, एलसीएम पूछ देता, तो फिर हम उसको सॉल्व ऐसे ही करेंगे तो एलसीएम 36 आ जाता। इस तरह का भी एक क्वेश्चन आने का चांस होता है। अब ये समझिए सिलेबस कंप्लीट है। अब इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 आप लोगों के लिए होमवर्क है, उसको कीजिए और एक बार 1.1 कराकर तब उसके बाद हम लास्ट पढ़ेंगे कि किसी भी इरेशनल नंबर को हम कैसे प्रूव करेंगे कि इरेशनल नंबर है। जैसे प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, या √3 इज एन इरेशनल नंबर, या 2 + 3 √5/7 इज इरेशनल नंबर। तो इस तरह का क्वेश्चन एक 2 क्लास इस चैप्टर से और होने वाला है। उस 2 चैप्टर में पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हो सके तो मैं 1 शॉट में इस चैप्टर को एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराऊंगा। तो आप हमारे से जुड़े रहिए और जो भी क्लास डालते हैं उसको कंप्लीट देखिए, और जो बच्चे अगर और भी नए हैं उनको बताइए और उनको जोड़िए हमारे से। और अगर आप नए हो तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।